चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें बच्चों के लिए मुख्य रूप से एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस जो परीक्षा आपका चल रहा था, जो रद्द होने की संभावना है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए सरकार का क्या फैसला है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के परीक्षा को हम लोग देखते हुए आज बायोलॉजी के 20 प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी रहिए, प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और याद जरूर करें। प्रतिदिन आप इतना समझ लीजिए कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करना है। अगर आप प्रतिदिन जीके जीएस में इतना प्रश्न को आप रिवीजन करते हैं तो यह टॉपिक आपका जरूर मजबूत हो जाएगा। जीके जीएस को जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। रिवीजन कीजिए, सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, सर्किल पॉइंट हिल्सा सर्च करेंगे और वहां से आपको ग्रुप ऐड में ज्वाइन होने का आपको ऑप्शन आएगा। आप ज्वाइन हो लीजिए और वहां पर भी मैं प्रतिदिन आपको 10-15 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाते रहता हूं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल पर जो आपका क्लास प्रतिदिन चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। तो बस आप इसे पेन पेपर के साथ रेडी होइए, वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच से शेयर जरूर कर दें और चैनल पर जो पहली बार होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बायोलॉजी की श्रृंखला को हम लोग बढ़ाते हुए आज के पहले सवाल पर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके लिए लिया गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेटस। किसे होगा? थियोफ्रेटस को कहेंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेटस कहलाते हैं। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है क्या कहलाता है? वैसा पौधा जिसमें पुष्प भी नहीं होगा और बीज भी नहीं होगा क्या कहलाएगा? अपुष्पी पौधा कहलाएगा। अपुष्पी पौधा कहलाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होगा? थैलोफाइटा होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछता कौन है, तो थैलोफाइटा है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाता है। पूछेगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। किस शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है? आपको कह रहा है कि किस शैवाल का प्रयोग आप अनुसंधान कार्य के लिए करते हैं, तो क्लोरेला का। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का। अनुसंधान कार्यों में जब आप अधिक दिनों तक, ध्यान दीजिएगा, जब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो उनको कई दिनों तक भोजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो उसको दवा बनाने में क्लोरेला का प्रयोग करते हैं, जिससे वो कई दिनों तक बिना भोजन किए वहाँ अंतरिक्ष में खोज कर सकते हैं। तो किस शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में करेंगे, तो क्लोरेला का। कौन सा शैवाल स्वच्छ जल को दूषित कर देता है? कौन ऐसा शैवाल है जो स्वच्छ जल को भी क्या कर देगा? दूषित कर देगा। तो माइक्रोसिस्टम टॉक्सिका। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसिस्टम टॉक्सिका एक शैवाल है जो कि स्वच्छ जल को भी क्या कर देगा? दूषित कर देता है। कवक का अध्ययन पूछ रहा है कि क्या कहलाएगा, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ध्यान देंगे, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बात पर आप गौर करेंगे क्योंकि परीक्षा में आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन आपसे पूछेगा तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक का जो कोशिका भित्ति है किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होगा? काइटिन का। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? कवक में जो भोजन संचित रहेगा वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन एवं वसा के रूप में। कवक में जो संचित भोजन होगा वो किस रूप में रहेगा? ग्लाइकोजेन एवं वसा के रूप में। विषाणु का अध्ययन आपसे पूछ रहा है क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। विषाणु का खोज पूछेगा कौन किया? इवान विस्की। विषाणु का खोज पूछेगा कौन किया? इवान विस्की। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। आपसे अगर क्वेश्चन कर दे कि जीवाणु का खोज कौन किया? लुवेनहॉक। जीवाणु का खोज कौन किया? लुवेनहॉक किया है। कॉलरा एवं क्षय रोग। क्षय रोग को आप टीबी भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉलरा एवं क्षय रोग। क्षय रोग को क्या कहेंगे? टीबी। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। कॉलरा और क्षय रोग, जिसको आप टीबी भी कह सकते हैं, किसके द्वारा होने वाला रोग है? ये जीवाणु के द्वारा। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। सबसे पहले टीका का खोज कौन करता है? लुई पास्चर। तो रेबीज के टीका का खोज सबसे पहले कौन करता है? लुई पास्चर करता है 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। और टीका का जनक भी पूछेगा किसे कहा गया? लुई पास्चर को कहा गया है।
दूध के पाश्चराइजेशन का खोज किसने किया? तो दूध के पाश्चराइजेशन से आप क्या समझते हैं? दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है। इसका खोज कौन किया? लुई पास्चर किया था। कौन किया था? लुई पास्चर। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इधर ध्यान दीजिएगा, आपको कवक का कोशिका भित्ति पूछेगा तो काइटिन का बना होता है, और जीवाणु का कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन का बना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन का बना होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है? तो राइजोबियम। ठीक है, दलहनी पौधे की जड़ों में क्या होगा? राइजोबियम होगा, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। कहेगा कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो राइजोबियम करेगा, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जितने भी दलहनी प्रकार के पौधे होते हैं उसके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो किसके लिए उत्तरदायी है? तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए वो उत्तरदायी होता है। फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? तो एथिलीन करेगा। फलों को पकाने में सहायता कौन करेगा? एथिलीन। एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, एथिलीन एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन। एथिलीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और फलों को पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। अगला देखेंगे, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी पूछ रहा है कि क्या होगा? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होगा? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर जोड़िएगा आप लोग कि ताजमहल को जो नुकसान हुआ किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। ताजमहल का जो परत है, संगमरमर है, जिस पर पीलापन पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? अम्ल वर्षा। किस गैस को मृतक वायु भी कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को। किस गैस को मृतक वायु कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को या CO आप कह सकते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पूछेगा आपसे कि क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। अगला सवाल, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीरोफाइट्स कहलाएगा। या कभी कहता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? उसका भी आंसर जीरोफाइट्स हो जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? जीरोफाइट्स। या मरुस्थलीय पौधा क्या कहलाएगा? इसका भी आंसर होगा जीरोफाइट्स होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। इसको मीक गैस भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? मीक गैस। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, किसमें हजारों लोग का जान चला गया था। ठीक है ना, तो भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से किस गैस का रिसाव हो गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मीक गैस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी कहां से निकलता है? पानी कहां से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पानी बनेगा वो कहां से? तो ऑक्सीजन से। कहां से निकलता है? ऑक्सीजन से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, पानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता? क्वेश्चन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का जो निकास होता है वो कहाँ से होता है? तो वो पानी से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो पानी से। पानी कहाँ से निकलता है? ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, ऑक्सीजन, क्योंकि पानी तो उसको जड़ से मिलता ही है और वही पानी से वहाँ से ऑक्सीजन है जो बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? और यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो पानी से मिल जाता है। ठीक है, सुधार लेंगे आप इसको। जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, और मरुस्थलीय जो मरुस्थल में पौधा उगता है उसको जीरोफाइट्स कहेगा, या मरुस्थलीय पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 25 जो आपका तकरीबन 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के प्रश्नों से हम लोग रिवीजन किए। उम्मीद करते हैं आप इसे नोट्स कर लीजिएगा और इसे आप याद भी जरूर कर लेंगे। हम लोग मिलेंगे फिर कल अगले अपने नए टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और मेहनत आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते। बस शानदार मेहनत कीजिए, जोर लगा कर मेहनत कीजिए, आपकी नौकरी 100% तय है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।